नमस्कार प्यारे मित्रों। अगर आप लोग 24 फरवरी का हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करवाएंगे जो हूबहू आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर चैनल पे आप बिल्कुल अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 24 देख लेते हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बिना समय गंवाए। अच्छे से देखिएगा, दिमाग स्थिर करके कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। त्याग पत्र के लेखक का नाम है। पहला क्वेश्चन है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि त्याग पत्र किसने लिखा है? साथियों, जैनेन्द्र कुमार। कौन लिखे हैं? जैनेन्द्र कुमार। तो साथियों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा, उपन्यास। त्याग पत्र क्या है? त्याग पत्र उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कौन लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। साथियों, 3 ऑप्शन है और इस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेते हैं ना। मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का कुछ रचना आपको याद है? बिल्कुल याद होगी। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदाम, निर्मला, ये सब याद है आप लोग को ना? हाँ, याद होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद का फेमस महाकाव्य आपको याद होना चाहिए। कंकाल, तितली, इरावती याद है ना? इरावती क्या है? इरावती आप सबको पता है, अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का क्या क्या है? कंकाल, तितली और इरावती। रामधारी सिंह दिनकर, इनका कौन कौन सी रचना है? रेणुका, उर्वशी, रश्मिरथी। आप जानते हैं ना रामधारी सिंह दिनकर का क्या क्या रचना है? रेणुका, उर्वशी और रश्मिरथी। अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा, जो परीक्षा गुरु रचना है वो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है परीक्षा गुरु? उपन्यास। किसने लिखा है साथियों? तो याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास। किसने लिखा है इस परीक्षा गुरु को? लाला श्रीनिवास दास जी ने। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। साथियों, 2-3 ऑप्शन और इस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। आत्मकथा, आपको कोई फेमस आत्मकथा याद है? जरूर आपको याद होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक फेमस आत्मकथा है। किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ऐसे ही रेखाचित्र है। रेखाचित्र, कोई फेमस रेखाचित्र आपको याद आ रहा है? बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, स्मृति की रेखाएं। क्या है? स्मृति की रेखाएं। ये किसकी रेखा चित्र है? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। किनकी है? महादेवी वर्मा जी की यह रेखा चित्र है। एकांकी में आप लोग जानते होंगे, याद किए होंगे, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। किसने लिखा है? मोहन राकेश। यह एकांकी है, अच्छे से याद रखिएगा। पूछ सकता है, आकाश का एक दिन किस विधा की रचना है? तो ये आपको बताना पड़ेगा, एकांकी। किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने लिखा है। ऐसे पूछेगा, स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो क्या बताएंगे? रेखा चित्र। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। उपन्यास परीक्षा गुरु है, किसने लिखा है? श्रीनिवास दास ने। अब आत्मकथा आपको बता दी हमने। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने। आइए आगे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से महाकाव्य है पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत या फिर ये सभी? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये तीनों ऑप्शन में जो है, पद्मावत, श्री रामचरितमानस और साकेत, ये सब क्या है? ये सब महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। याद रखिएगा, पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत लिखे हैं जायसी जी ने। किसने लिखा है? जायसी जी ने। जायसी ने क्या लिखा है? पद्मावत लिखा है। श्री रामचरितमानस किसने लिखा है? तो आप सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। साकेत किसने लिखा है? साकेत क्या है? महाकाव्य। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अच्छे से याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक याद रखिएगा दोस्तों, 3 बार प्रकाशित हुआ है। कितनी बार प्रकाशित हुआ है? 3 बार। एक बार कब हुआ था? शुरुआत में 1943 ईस्वी में। इसके बाद 7-7 साल के गैप पे होता चला गया। 43 के बाद 7 साल मतलब 50। तो अगला वाला जो तार सप्तक आएगा वो 1951 में। कब आएगा? 1951 में। मतलब ये दूसरा वाला तार सप्तक है, याद रखिएगा। ये पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा कब आएगा? तो 7 साल के गैप के बाद, मतलब 1959 में। कब आएगा? 1959 में। आपको अच्छे से याद रखना है। पहला तार सप्तक 1943 में, फिर 7 साल के बाद 1951 में दूसरा तार सप्तक, तीसरा वाला 1959 में। साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अच्छे से याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याल अज्ञे ने। किसने किया है?
अज्ञेय जी ने क्या किया है, तार सप्तक का संपादन किए। ऐसे साथियों 2-3 और ऑप्शन, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी एक फेमस पत्रिका का संपादन किए जिनका नाम क्या है, हंस। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। महादेवी वर्मा ने भी एक पत्रिका का संपादन की है, कौन सा है नाम उसका, चांद। क्या है, चांद पत्रिका का संपादन किसने किया है, महादेवी वर्मा ने। ऐसे धर्मवीर भारती ने भी एक किया है, धर्म युग। इनका संपादन क्या है पत्रिका का, धर्म युग। तो याद रखिएगा इन सब बातों को ना। 5वां क्वेश्चन, कलम का सिपाही जीवनी है। क्या है, कलम का सिपाही जीवनी है, किसने लिखा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन आपके पास जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अमृत राय। तो अच्छे से याद रखिएगा कौन है, अमृत राय है। कलम का सिपाही क्या पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, जीवनी। किसने लिखा है, तो अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों, तो अमृत राय ने लिखा है, अच्छे से याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, मतलब गुनाहों का देवता जो रचना है किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा उपन्यास है। गुनाहों का देवता क्या है दोस्तों, उपन्यास है। ये गुनाहों का देवता किसने लिखा है, तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती जी ने। किसने लिखा है दोस्तों, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। 6वां क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किस विधा है, मतलब ये जो स्मृति की रेखाएं एक रचना है, ये साहित्य की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा अभी ऊपर हमने आपको बताया, रेखा चित्र में आपको बताया था स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा ने लिखा था ना। तो स्मृति की रेखाएं क्या है, तो याद रखिएगा संस्मरण है। क्या है दोस्तों, संस्मरण है। क्या है दोस्तों, संस्मरण है। किसने लिखा है, लिखा है इन्होंने महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा है, महादेवी वर्मा, अच्छे से याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन निबंधकार हैं, आलोचक और इतिहासकार तीनों हैं। तो याद रखिए वो एक ही नाम है, उनका नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं और एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी है। तो साथियों पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद जी क्या है, तो अच्छे से याद रखिएगा ये क्या है, नाटककार है। क्या है, नाटककार। जयशंकर प्रसाद जी क्या है, नाटककार है। मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या है, तो कहानीकार है। क्या है दोस्तों, कहानीकार है। महादेवी वर्मा का अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये संस्मरण अच्छा लिखती है, तो प्रसिद्ध क्या है, संस्मरण की ये लेखक वो कवित्री है ना। ये 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रसाल दशक के रचयिता है। छत्रसाल दशक के रचयिता है कौन है, इसमें से मैथिली शरण गुप्त हैं, भूषण जी है, हरिओद अज्ञेय जी है या कबीरदास जी है। तो कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा भूषण। कौन है, भूषण जी क्या है, छत्रसाल दशक के रचयिता है। पूछा जाएगा छत्रसाल दशक क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है आपका महाकाव्य है। क्या है दोस्तों, महाकाव्य। छत्रसाल दशक क्या है, महाकाव्य है। किसने लिखा है, भूषण जी लिखे हैं। ऐसे पूछा जाएगा मैथिली शरण गुप्त का कोई एक महाकाव्य बताइए, तो बता दीजिएगा साकेत। क्या है, साकेत। अज्ञेय का पूछेगा तो प्रिय प्रवास। क्या है वो, प्रिय प्रवास। भूषण का भी आपको हमने बताया छत्रसाल दशक। कबीरदास का बीजक। महाकाव्य क्या है, बीजक। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। तो क्या है दोस्तों इसमें से प्रमुख प्रवृत्तियाँ छायावाद युग का, तो याद रखिएगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्या है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिएगा। श्रृंगार और प्रेम वेदना छायावाद युग की क्या है, प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। दोस्तों हुबहू ऐसा ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएगा 24 फरवरी के एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से यह वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, इनमें से कौन सा रस है। इनमें से कौन सा रस है। तो साथियों आपको पता चल गया होगा, इसको पढ़ते ही क्या आ रही है मन में हंसी का भाव आ रहा है ना। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो क्या है इसमें रस, हास्य रस है। कौन सा रस है दोस्तों, हास्य रस।
याद रखिएगा आपके एग्जाम में दो ही रस पूछेगा, या तो हास्य रस पूछा जाएगा या तो करुण रस। क्या क्या पूछ सकता है, चाहे हास्य रस चाहे करुण रस। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में 4 विकल्प होंगे, तो आप वीर और श्रृंगार को छूइएगा मत। हमेशा टच किसे करना है आपको, या तो करुण रस को या तो हास्य रस को। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, करुण रस और हास्य रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। क्या होता है दोस्तों, हास होता है। करुण रस का क्या होता है, तो शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, शोक। ऐसे वीर रस का पूछ सकता है, पूछेगा नहीं लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। श्रृंगार रस का दोस्तों रति। क्या होता है, रति। अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथियों अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम हर एक सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी के बाद आपका गणित का पेपर है, फिर विज्ञान का पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का है, सब पेपर में हम आपको ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। आइए साथियों हम 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। और मज़ा आ रहा है आपको ना, याद कर लीजिए, इतना आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन। रोला छंद्र में कुल कितने चरण होते हैं। साथियों याद रखिएगा, छंद्र आपसे केवल 2 छंद्र पूछा जाएगा। कौन कौन सा, या तो रोला आपसे पूछा जाएगा या तो सोरठा पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, या तो रोला या तो सोरठा। तो क्वेश्चन दिया है रोला छंद्र में कुल कितने चरण होते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 1 2 3 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है दोस्तों, तो 24। मतलब हर एक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे जो सोरठा होता है यार दोस्तों, सोरठा में कितने चरण होते हैं, सोरठा में भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण। और प्रत्येक चरण में याद रखिएगा, जो पहला और तीसरा चरण, देखिए पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और तीसरा चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और तीसरा चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं होती है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से आपको रोला और सोरठा समझ में आ जाएगा। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। रोला में कितने होते हैं चरण, 4 होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं उपस्थित होती हैं। आइए 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है साथियों, चरण कमल बंदो हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। तो साथियों आपके सिलेबस में 3 अलंकार पूछा जाएगा। कौन कौन सा अलंकार, या तो आपको उपमा पूछा जाएगा, या तो आपसे रूपक पूछा जाएगा, या तो आपसे उत्प्रेक्षा पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, या तो उपमा, या तो रूपक, या तो उत्प्रेक्षा। तो याद रखिए, हम आपको पहचानने का थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी पद दिया है, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य दिया है, तो याद रखिएगा उसमें सम आएगा, सा आएगा, सरिस आएगा, कुछ है इस प्रकार के शब्द आएंगे, तो आप क्या समझ लीजिएगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। रूपक में याद रखिएगा, ऐसे एक हाइपर चिन्ह नजर आएगा। आपको क्या नजर आएगा, एक हाइपर चिन्ह नजर आएगा, डैश का चिन्ह नजर आएगा। उत्प्रेक्षा में साथियों याद रखिएगा, कुछ आपको शब्द मिलेंगे, जैसे मनु हो गया, मानो हो गया, मनहू हो गया, जनहू हो गया, ऐसा कुछ शब्द मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार में ना। अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, चरण कमल बंदव हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। तो अभी आपको हमने बताया ना, यहाँ जैसे ही हाइपर चिन्ह नजर आएगा तो आप क्या समझ जाइएगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों, रूपक अलंकार है। तो चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। साथियों यहाँ पर देखिए, हम आपको कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, तो हम उस पूछे हुए क्वेश्चन को आपसे करवाना चाह रहे हैं। आप बताइएगा, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो साथियों अभी हमने आपको बताया ना, उपमा में क्या आ सकता है, सम आ सकता है, या तो सा आ सकता है, या तो सरिस आ सकता है। तो इस वाले में क्या आया है, पीपर पात सरिस, सरिस आ गया ना, सरिस आ गया, इसका मतलब है कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, उपमा अलंकार है। अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे अगला वाला जो है, मनु शशि शेखर की अकस, तो इस वाक्य में क्या आ रहा है, मनु शब्द आ रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है, मनु शब्द आ रहा है। तो मनु मानो जनु जानो ऐसा शब्द आएगा, तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है आपके लिए, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न वह भग्न विजय माला सी। याद रखिएगा, सी आ गया, क्या आ गया, सी। सम सा सी ऐसा कुछ शब्द है, से ऐसा शब्द आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पर याद रखिएगा उपमा अलंकार होता है। यहाँ से आपका अलंकार का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। 13वां क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो चरण कमल बंदव हरिराय में कौन सा अलंकार है,
रूपक अलंकार है मेरे दोस्त, अच्छे से याद रखिएगा इस बात को ना। 14वां क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, आपको क्या लगता है उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय मतलब प्र मतलब पीछे से, जो शब्द के पीछे लग जाए। शब्द के कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। उपसर्ग मतलब आगे लगेगा, वो शब्द के कहाँ लगेगा दोस्तों? आगे लगेगा। प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। तो अभ्यागत क्या पूछा रहा है? शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब कहाँ जुड़ा होगा? आगे। आगे जुड़ने का मतलब इधर आगे कहीं ना कहीं जुड़ा होगा ना। तो अभ, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ अनु है, यहाँ अव है, यहाँ अपी है, यहाँ अभी है। यहाँ देखिए भ है ना, यहाँ पर भी भ आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, अभी। वैसे इसका अगर संधि विच्छेद आप कर लेंगे तो आ जाएगा अभी धन आगत। क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी धन आगत। तो एक आपका एक अच्छा शब्द है, पूर्ण शब्द आगत है, इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है? अभी लगा हुआ है ना। तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी अभी करेक्ट होगा। ऐसे आपके लिए 4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, आप बताइएगा अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है? तो आप बताएंगे अधि। अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है? अधि, क्योंकि शब्द के पहले लगेगा, ग्रहण के पहले क्या लगा है? अधि, इसलिए उपसर्ग अधि। अनुरूप में क्या है दोस्तों? तो अनुरूप, रूप के अनुरूप, समझ रहे हैं, इसमें उपसर्ग क्या है? अनु। ऐसे सुगम, गम के आगे सु लगा है तो इसमें उपसर्ग सु। अनुग्रह, ग्रह के ऊपर आगे क्या लगा है? अनु, इसमें उपसर्ग क्या है? अनु। समझ में आ रहा है ना। ये 14वां क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन क्या है? नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है? दोस्तों याद रखिएगा, जो आपके सिलेबस में समास मेंशन है वो 4 समास है। या तो आपसे द्वंद्व पूछा जाएगा, या तो द्विगु पूछा जाएगा, या तो कर्मधारय, या तो बहुब्रीहि। ये 4 समास के अलावा आपसे कोई भी समास नहीं पूछा जाएगा। तो नीलांबर में कौन सा समास है? पहले हम आपको समास के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ना, पहले समझ लीजिए। अच्छा, नीलांबर, ये क्या लिखा गया? नीलांबर। इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? नील अंबर। नील प्लस अंबर। नील का अर्थ क्या है? नीला। अंबर का मतलब कपड़ा, समझ रहे हैं, नीला कपड़ा। अंबर का 2 अर्थ होता है, एक होता है आकाश और एक क्या होता है? कपड़ा। तो यहाँ कपड़ा के लिए लिया गया, नीला कपड़ा। नीला कपड़ा क्या हो जाएगा? नीला कपड़ा। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण। या तो यहाँ पर देखिए पीताम्बर लिखा है, क्या लिखा है? पीताम्बर। ऐसे हो जाएगा पीत प्लस अंबर। तो पीताम्बर, पीला वस्त्र कौन पहनते हैं? पीला कपड़ा कौन पहनते हैं? तो याद रखिएगा श्री कृष्ण भगवान पहनते हैं। कौन पहनते हैं? श्री कृष्ण भगवान। मतलब ना तो पहला पद प्रधान, ना तो दूसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होगा? तीसरा पद। जब भी ऐसा कोई अलग अर्थ निकल जाए तो याद रखिएगा कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे देखिएगा द्वंद्व में क्या है इसका पहचान? एक हाइपर का चिन्ह आएगा, समझ रहे हैं, कौन सा चिन्ह आएगा? हाइपर का चिन्ह आएगा, वहाँ द्वंद्व हो जाएगा। द्विगु क्या होता है? जैसे हाइपर हो, जैसे राम श्याम, काला गोरा, समझ रहे हैं, दिन रात, ऐसा कुछ आएगा तो वहाँ द्वंद्व हो जाएगा। द्विगु क्या होता है? द्विगु में याद रखिएगा, द्विगु का पहला अक्षर क्या होगा? संख्यात्मक होगा, जैसे चौराहा, तिराहा, नवरत्न, ऐसा कुछ शब्द आएगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, तो क्या हो जाएगा? वो द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय में याद रखिएगा, कर्मधारय में दो पद होते हैं। पहला पद जो होता है वो दोस्तों विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। विशेष्य का मतलब होता है नाउन, और विशेषण का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब पहला पद क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव, दूसरा पद नाउन होना चाहिए। जैसे लिखा गया नील गाय, क्या लिखा गया है? नील गाय। तो नील मतलब नीला, गाय मतलब गाय। गाय कैसी है? गाय का विशेषता क्या है? कि यह नीला है। तो नीला क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, गाय क्या है? संज्ञा है, नाउन है। तो नील गाय, जहाँ भी ऐसा शब्द आ जाए तो याद रखिएगा वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर लिखा गया है नवरत्न। नवरत्न, इसका पहला अक्षर क्या है? नौ, संख्यात्मक है ना, पक्का है। ये कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु। कौन सा समास होगा? द्विगु। राम कृष्ण, यहाँ बीच में हाइपर है, हाइपर का मतलब क्या होता है? द्वंद्व। यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व। नील कमल, नील कमल, देखिए कमल है, एक नाउन हो गया। नील कमल कैसा है? नीला है। तो ये आपको बताया ना, यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन, तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। आपको बात समझ में आई? बहुव्रीहि कहाँ होता है? जहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान हो, ना ही दूसरा पद। बगैर किसका कौन सा पद प्रधान हो? तीसरा पद। जैसे पीताम्बर हो गया, समझ रहे हैं। दशानन, दशानन हो गया।
दशानन का मतलब 10 प्लस आनन, 10 मतलब 10, आनन मतलब मुख। 10 मुख वाला कौन है? तो रावण है। कौन है? तो रावण। तो दशानन कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया ना? आगे 16वां क्वेश्चन, योगी का तद्भव क्या होगा? याद रखिएगा, योगी का जो तद्भव होगा वो जोगी होगा। कौन क्या होगा? जोगी। तद्भव तत्सम से आपको एक क्वेश्चन पूछता है, तो योगी का तत्सम, योगी का तद्भव क्या होगा? जोगी। अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे हम आपको बता, आम का बता दिए तत्सम। आम का तत्सम होता है आम्र। क्या होता है? आम्र। सूरज का तत्सम सूर्य। खीर का क्षीर। 100 का बताइए? सत। समझ रहे? 100%। हम नहीं कहते 100%, मतलब 100%, मतलब 100 होता है। याद रखिएगा। ये 16 क्वेश्चन आपका हो गया। 17वां क्वेश्चन, युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके सिलेबस में 2 रूप पूछने वाला, या तो युष्मद का पूछेगा या तो तद का। तो अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। युष्मद का याद कर लीजिए और तद का याद कर लीजिए, 1 नंबर बन जाएगा आपका। तो पूछा है युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, तो याद रखिएगा त्वया। क्या है? त्वया। जो युष्मद शब्द है इसका तृतीय एक वचन त्वया है, और तृतीय द्विवचन युवाभ्याम है, तृतीय बहुवचन क्या है? युष्माभि है। अच्छे से इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन, आधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो याद रखिएगा, आधी आई और हम घर भागने लगे, प्रश्नवाचक है? नहीं। प्रश्नवाचक रहेगा तो यहाँ पर हसुआ देगा। क्या देगा? हसुआ लगा होगा, तो हसुआ नहीं लगा मतलब प्रश्नवाचक नहीं है। नकारात्मक तो नहीं लगा है, नहीं है, तो नकारात्मक भी नहीं है। अब देखिए, संदेह और आत्मक, कहीं आपको संदेह उत्पन्न आ रहा है? नहीं। पक्का कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य दोस्तों? संयुक्त वाक्य। देखिए जुड़ा है ना, और लगा इसलिए संयुक्त हो गया, जुड़ गया है। आंधी आई और हम घर भागने लगे, संयुक्त वाक्य है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग वाच्य नहीं जानते होंगे, तो चिंता मत करिए। वाच्य जो होते हैं 3 होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। तो याद रखिएगा तीनों में डिफरेंस क्या है। जो आपका कृतवाच्य होगा, कृतवाच्य में हमेशा क्या शब्द लगाएंगे? कुछ न कुछ आपको आंसर मिलेगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया है ना, तो आप इसमें क्या लगाइए? महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का क्या दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? संदेश दिया। जब भी क्या लगाने से आपको कुछ न कुछ मिल रहा है तो पक्का है वो कौन सा है? कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है साथियों? कृतवाच्य है। और ऐसे ही कर्मवाच्य क्या होता है? और कृतवाच्य में याद रखिएगा कर्म प्रधान होता है ना। ऐसे ही देखिए, जैसे कर्मवाच्य का क्या उदाहरण है? रागिनी से गाना गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, खाया जा रहा है, नहाया जा रहा है, ऐसा वाक्य आ जाए तो पक्का वो क्या है? कर्मवाच्य का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? कर्मवाच्य का। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। भाववाच्य क्या होता है दोस्तों? जैसे रागिनी से गाया जा रहा है, आप क्या लगाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे रागिनी से क्या गाया जा रहा है, आंसर मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए क्या हो जाएगा? भाववाच्य। भाववाच्य में क्या लगाने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। 20वां और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक, जो अचानक है, पद का व्याकरणीय परिचय है। मतलब जो अचानक शब्द है वो क्या है? देखिए, वह जो है वह आपको क्या नजर आ रहा है? संज्ञा है? नहीं। संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, मतलब ये सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। वह सर्वनाम है। ऐसे देखिए, गया, जाना, चला गया, इसका मतलब ये सब क्रिया है। समझ रहे हैं? ये सब क्रिया हो रही है। अचानक, अचानक, वह कैसे गया जी? कैसे चला गया? अचानक चला गया। तो क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्या है? क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से आपका 20 क्वेश्चन पूरा हो गया साथियों। अच्छे से इसको दोहरा लीजिए। बड़ा काम का चीज़ है, आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नए हैं चैनल पे तो बिल्कुल चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।